तो आज हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो बिल्कुल फंडामेंटल है और इसका यूज़ पूरे फिजिक्स में हम लोग करते हैं, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग मेज़र करते हैं, जो चीज़ मेज़र कर सकते हैं। और ये दो तरह की हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक हमारे पास होती है स्केलर, जो अभी तक आपने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और ये है हमारे पास वेक्टर्स, और दूसरा है वेक्टर्स। तो अभी हम लोग जो है मैक्सिमम वेक्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और इसका यूज़ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आगे भी रहता है। हर चैप्टर में हम लोग इसका लगभग यूज़ करते हैं। तो थोड़ा फंडामेंटल इसके देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, और फिर इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसकी कुछ डेफिनेशन। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज उनमें होती है, ठीक है ना। जैसे टाइम है, टेम्परेचर है, इन सब के लिए हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत एज सच नहीं रहती। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होता है, देखते हैं अभी इसको आगे। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में देखिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, और एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल लॉ है, ये लॉ की भी ज़रूरत होती है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, पूरा इसको डिस्कस करेंगे, तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अब कुछ हम लोग देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं स्केलर और वेक्टर्स की। तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, स्पीड, एनर्जी, वर्क, पावर, फ्लक्स, मास, चार्ज। ये फ्लक्स क्लास 12th में, चार्ज वगैरह हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। बाकी सब जैसे मास है, तो मास के लिए आपको केवल इतनी ज़रूरत है कि 2 kg है, 4 kg है, 100 kg, से ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं रहती। डिस्टेंस के लिए हमें बस किलोमीटर की ज़रूरत रहती है। टेम्परेचर, इसमें हमें किसी भी तरह के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। जबकि वेक्टर्स में देखिए हमारे पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक। ये डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट क्लास 12th में पढ़ते हैं। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम लोग रोटेशन में पढ़ते हैं, जो हो सकता है आपके लिए नया हो 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये हमारे पास दो और क्वांटिटी हैं, जो कि है प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों में डायरेक्शन भी होता है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी ये क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कारण क्या है? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। तो देखिए हम लोग जब भी कोई रेजिस्टेंस पास कोई करंट ड्रॉ करते हैं, तो आप इसमें एरो लगाते हैं, जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट मूव करती है। इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हम लोग लगाते हैं। डायरेक्शन एक पर्टिकुलर सेंस में ही होता है। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद हम लोग को पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह करते हैं, क्या है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इस तरह से आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक एरो बना लेते हैं। ये एरो देखिए हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ये इसको हम इसकी कहते हैं टेल। ये क्या है? टेल। ये है टेल, टेल। और ये है इसका हेड। और इसको रिप्रेजेंट करना होता है हमें, तो ये खुद एक एरो है, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी को है, तो उसको हम लोग कोई वेक्टर लिख देंगे जो भी नंबर है, और इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। ये क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। हमेशा कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपने सी लिखा, इसके ऊपर वेक्टर लिख दिया। आपने ई लिखा, इसके ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स लिखा, फोर्स वेक्टर है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट है तो डी ऐसे लिख देंगे। ये सब एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर एक एरो लगा दिया, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये भी देखिए एक दूसरा वेक्टर हम कह सकते हैं वेक्टर बी है। इसकी जो लेंथ है, ये जो एरो की जो लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है कि वेक्टर की वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी। अगर हम कह रहे हैं कि ये एक फोर्स है, अगर हम आपसे कह रहे हैं ये हेड है, ये अगर एक फोर्स है, ये अगर एक फोर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें कोई वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, और एक वेक्टर हमने ये ड्रॉ किया और एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, ठीक है, और हमने कहा कि इसमें से एक वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, और इसमें एक की वैल्यू ज़्यादा है और एक की वैल्यू थोड़ी सी कम है। तो किसकी ज़्यादा वैल्यू है?
बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे एरो इस बॉक्स में अगर ऐसे लिखते हैं इस तरह से, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें क्या है, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं, इफ द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है अगर है, तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर है। इसमें केवल डायरेक्शन में कंडीशन है, मैग्नीट्यूड में कोई कंडीशन नहीं है, बस इनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। कोई कार है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी कार भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, वो दोनों की स्पीड कुछ भी हो, लेकिन उनको हम पैरेलल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर, कोई नया वेक्टर हम इधर बनाए तो हमने कहा एक ऐसे जा रहा है, ये फिर ऐसे जा रहा है, तो ये भी हमारे पास कैसे वेक्टर सी और ये वेक्टर डी दोनों कैसे वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। तो और डेफिनेशन देखते हैं इसकी कौन सी है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के केस में क्या है, इक्वल वेक्टर के केस में क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये वेक्टर ए हमारे पास है और ये वेक्टर बी, तो ये तभी हो सकता है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर सेम है, तो इनकी लेंथ भी बराबर होनी चाहिए और डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर जो है वो हमेशा इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं। इसमें इक्वल वेक्टर में कंडीशन दोनों की होती है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और कौन से वेक्टर होते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हमारे इनको अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। तो इसमें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। एक वेक्टर ए मान लेते हैं, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ, तो एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो अगला साउथ की तरफ। इसमें भी मैग्नीट्यूड पे कंडीशन नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक दूसरे से अलग दिशा में जा रहे हैं। नल वेक्टर, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक जीरो बनाते हैं, नल यानी जीरो, और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, ये नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड नल वेक्टर कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका जीरो। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें हेड और टेल एक ही जगह पर होनी चाहिए, तो हम केवल एक डॉट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और उसको दिखाने के लिए कि डॉट कहाँ पे बना हुआ है, इसके लिए हम इसको सर्किल कर दें। तो ये इसका बस रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकल, और ये इसको एनालिटिकल का भी हमें लिखना होगा तो हम वेक्टर ए ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कह रहे हैं एक वेक्टर ए है और उसमें आपने माइनस ए वेक्टर कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इसको जीरो वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग फिलहाल फिजिक्स में नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग को इसका आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन। ये किसके बारे में हमें बताता है, डायरेक्शन के बारे में। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन। यूनिट मैग्नीट्यूड कितना है, वन, यानी कि यूनिट मतलब वन होता है एक यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन। इट टेल्स अबाउट द प्योर डायरेक्शन, ये हमें ज़्यादातर सिर्फ डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें मालूम है हमारे पास कौन कौन से एक्सेस होते हैं। हमारे पास एक एक्स एक्सेस है, एक हमारे पास वाई एक्सेस है, और एक हमारे पास जेड एक्सेस है। हम थ्री डी वर्ल्ड में रहते हैं तो थ्री डायमेंशनल यूज करते हैं। एक्स एक्सेस के अलावा जो यूनिट वेक्टर है उसको हम कहते हैं आई कैप। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को, वो हम लोग कैप से करते हैं। किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ए लिख दें या जो भी लेटर लिखना है उसके ऊपर कैप लगा दें, बाकी में हम वेक्टर लिखते हैं। ये वेक्टर है, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाए, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी आई, और वाई के अलोंग कितनी होती है, जे, और ये जेड बाहर की तरफ है, इसकी वैल्यू होती है के। तो अगर कोई चीज़ एक्स के अलोंग है तो हमें बार बार एक्स एक्सिस नहीं बोलना पड़ता, हम केवल सिंपली आई लिख देते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हमने कहा कोई फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का 4 आई कैप, तो इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 यूनिट है, 4 न्यूटन का है, और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन।
तो अब हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा कि इसमें कि फोर्स इज एक्टिंग 4 न्यूटन टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, केवल 4 आई कैप से काम चल जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलावा 4 न्यूटन का फोर्स हमारा लग रहा है। इसी तरह से अगर हमने F इक्वल टू -6 J कैप लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि 6 और -J कैप, तो 6 न्यूटन हो गया और -J कैप, यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ होगा, अपोजिट। वाई एक्सेस ऊपर की तरफ है तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस ऊपर है तो माइनस वाई एक्सेस नीचे की तरफ हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है? प्योरली डायरेक्शन के बारे में ही बताता है। तो क्या करना होगा? सिर्फ डायरेक्शन अगर हमें निकालना है तो कोई भी वेक्टर अगर हमें गिवन है, वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो वेक्टर आप लिखिए पूरा पूरा और उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आता है यही हमारा यूनिट वेक्टर है, इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये हमारा यूनिट वेक्टर, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना रहता है। ये फॉर्मूला तो यूज करेंगे यूनिट वेक्टर, पूरे वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को बस हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि 4 आई कैप, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा? आई कैप बचेगा, और आई कैप ही यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस। आगे देखते हैं इसमें क्या है। परपेंडिकुलर वेक्टर, और इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर। तो इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो देखिए हमें मालूम है कि जो हमारे पास एक्स एक्सेस है, जो वाई एक्सेस है और जो जेड एक्सेस है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बोल्ड पर है और जेड एक्सेस हमारे पास ये बाहर की तरफ। ये तीनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आई कैप, जे कैप और जो के कैप हैं ये हमारे कैसे हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो आई कैप, जे कैप आर दी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और ये यूनिट वेक्टर तो नहीं और साथ में ही परपेंडिकुलर भी, क्योंकि एक एक्स को, एक वाई को और एक जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि हम कार्टेशियन सिस्टम में, ये हमारे पास ओरिजिन है और हम यहाँ पर कोई वेक्टर ड्रॉ कर लें, कोई लाइन हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पर, कोई लाइन हम यहाँ पे ऐसे एक कोई पॉइंट हमारे पास, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास दूसरा है बी पॉइंट, इसको हमने ऐसे ज्वाइन करा दिया। तो ये ओ ए की पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये हमारा क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम है, ये क्या है? इसको फिजिक्स में हम लोग कहते हैं फ्रेम। इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम किसी ए को देख रहे हैं या बी को देख रहे हैं। एक यहाँ पर था, इसको सीधे सीधे लाइन से ज्वाइन करा दिया, यानी अगर हमें इस पॉइंट से ए तक पहुंचना है तो इतनी दूरी तय करें, और इस पर्टिकुलर एंगल से अगर हम घूमेंगे, मूव करेंगे तो ए के पे पहुंच जाएंगे। और अगर हमें बी पे जाना है तो बी पे हम नहीं जा सकते ऐसे, बी के लिए हमें कुछ नए एंगल से जाना होगा और कुछ अलग दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बी पे जाने का क्या रास्ता है और ए पे जाने का क्या रास्ता है? किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन। इन्हीं को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी क्या है? ओ बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। विद रिस्पेक्ट टू, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिले। तो ये ओ ए एंड ओ बी आर दी पोजीशन वेक्टर। इसका यूज हम लोग करते हैं जब रिलेटिव मोशन वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। अब देखते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर हमारे पास ए ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, दोनों की टेल को कोइंसाइड करना। याद रखिए दोनों की टेल हमारे पास कोइंसाइड होनी चाहिए।
टेल कोइंसाइड है, तो ये एंगल हमारे पास जो है, दिस इज थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमें पता होना। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको अरेंज करिए, क्वेश्चन इस पे घुमा दिया जाता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक्यूट एंगल अगर है तो सारे वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन कॉस जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव हो जाता है। तो अगर ये आपने एंगल सही से नहीं निकाला तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, करते हैं कोई, जैसे हम आपसे कहें कि एक वेक्टर ये हमारे पास है और एक वेक्टर ये है, ये हमने एरो लगा दिया इधर की तरफ, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, और हमने लिख दिया इनके बीच का एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 लिखा हुआ है। तो बताइए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा इसमें। अब इसमें एंगल बिटवीन द वेक्टर 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि दोनों की टेल कोइंसाइड नहीं कर रही, इसका तो हेड कोइंसाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले वेक्टर को हमें आगे लेके आना पड़ेगा, इस वेक्टर को हमें आगे लेके आना है, ये बी वाले वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दें, ऐसे हम आगे इसको लेके आ जाए, ताकि दोनों की टेल, ये इसकी टेल है, ये कोइंसाइड हो जाए। तो इस वेक्टर को जब आप आगे की तरफ लेके आओगे तो वेक्टर थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा, ये वेक्टर बी हो गया, ये दोनों की टेल यहाँ कोइंसाइड होगी, तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो गया 150। यहाँ पे थीटा जो है वो 150 डिग्री है, यानी कि दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये हमारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ना कि 30 डिग्री। और कहीं कॉस का यूज करना पड़ा तो कॉस 30 की वैल्यू अलग होती है, कॉस 150 की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो बहुत क्लियर हमें होना चाहिए कि हम एंगल जब भी फाइंड कर रहे हैं तो हमें दोनों की टेल को कोइंसाइड करना है, और टेल अगर कोइंसाइड नहीं है तो हम इस वेक्टर को आगे पीछे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसी वेक्टर को बी को हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले गए, तब तक ले गए जब तक कि दोनों की टेल कोइंसाइड नहीं कर जाती। या फिर हम इस ए को भी ले जा सकते थे, ए को यहाँ ले जाके लगा सकते थे, तब भी आ जाता। तो क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसका ध्यान में रखिएगा। इसका आगे यूज जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देखिएगा, हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ही हमें कोई वेक्टर गिवन है, कोई भी वेक्टर आपको गिवन है और आप इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी इसको आई कैप या जे कैप और के कैप के टर्म्स में किसी वेक्टर को अगर हम लिखते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। तो क्या करें, हमारे पास एक वेक्टर ए था, ये हमने लिखा है एक्स एक्सिस और ये लिखा हुआ है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, ये वेक्टर ए है जिसका एक्स के साथ एंगल कितना है थीटा। तो अगर हम यहाँ से अगर आप देखें इसको, तो यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, देख रहे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ए ये थीटा। तो अगर हम इसको यहाँ पर x लिख दें, ये अगर x लिख दें और इसको अगर हम y लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया x और हाइपोटेन्यूज कितना है a, हम a लिखेंगे केवल इसका मैग्नीट्यूड, ये दो एरो डायरेक्शन को बता रहा है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई a cos थीटा, तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ गई a cos थीटा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पहले से लिखी हुई है। y देख लीजिए साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y की वैल्यू आ गई a साइन थीटा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वैल्यू कितनी आ गई a साइन थीटा, और इसके ठीक सामने हमने इधर की तरफ लिख दिया a साइन। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम x और y के अलॉन्ग लिख सकते हैं तो उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब इसी वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वो वेक्टर का ए का वो हिस्सा है जो एक्स के अलॉन्ग है, ये वेक्टर का वो हिस्सा है जो वाई के अलॉन्ग। अगर वेक्टर को हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो इस ए वेक्टर को, जो इसका कुछ हिस्सा एक्स के अलॉन्ग था कुछ वाई के अलॉन्ग था, इसको हमने तोड़ दिया, एक्स कॉस थीटा, ए कॉस थीटा एक्स के अलॉन्ग वाला हिस्सा है और ए साइन थीटा वाला जो है वो वाई के अलॉन्ग। अब ध्यान देखिए, अगर इसमें मान लीजिए आपको एंगल कुछ ऐसे दे दें, अब क्वेश्चन घुमा के आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर दिया है हमें और एंगल आपको यहाँ से दे दिया कुछ अल्फा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है।
तो ये अल्फा इधर की तरफ जिस साइड से अल्फा दिया है और ये वेक्टर ए है अगर हमारे पास, तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा और ये साइन अल्फा हो जाएगा। इस केस में देखिए क्या था, यहाँ पर ये थीटा दिया था पास में, जो पास में लिखा है उसके साथ कॉस लिख देते हैं और जो दूर लिखा है उसके साइन। इसका यूज हम लोग पूरी फिजिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में सब जगह करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल हमें कंफर्टेबल होना चाहिए इसको लिखने में। थोड़ी सी भी इसमें गड़बड़ी हुई तो कि पूरा न्यूमेरिकल हमारा चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं